कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए 2 रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद किया है। तरबियती कैंप का दूसरा दिन है आज। बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह आज अरकान असेंबली को मंत्र देंगे। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो वहां पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। और जेपी नड्डा, ऐसा माना जा रहा है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जितने भी मेंबर असेंबली हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। उन्हें इस बात को लेकर वो ट्रेन करेंगे, उन्हें इस बात के गुण सिखाएंगे कि किस तरह जो बजट सेशन शुरू होने वाला है 3 मार्च से जम्मू कश्मीर का, तो उस बजट सेशन में इनका रवैया कैसा हो और किन मुद्दों को लेकर के ये अडिग रहें या किस तरह से ये रिस्पॉन्स करें। इनमें कई ऐसे मेंबर असेंबली हैं जो नए भी हैं, इसलिए खास तौर से उनको ये बताना ज़रूरी है। और जो पार्टी जिस विचारधारा के तहत पार्टी सत्ता के गलियारों में रहती है या फिर जो आवाम के भी जाती है, तो उस विचारधारा का किस तरह से उन्हें उसके साथ रह करके असेंबली में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर इस खबर पर, सुबह से ही लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। समीर, अब अपडेट क्या है? क्या जेपी नड्डा से अब बहुत जल्द जो है वो विधायकों से मिलेंगे और उन्हें जो सिखाना है या जो कह सकते हैं कि जो गुड़ देना है वो गुड़ देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा विशाल। फिलहाल जो रंधावा जो जेपी नड्डा है वो पहुंचे हैं जम्मू से वो कटरा के लिए निकल गए हैं। कटरा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ रहेंगे और उसके बाद वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद दर्शन करने के बाद पूजा करने के बाद वहां से फिर यहाँ कटरा के होटल में जहां हम हैं इस वक्त, यहाँ पे आएंगे। 4 बजे उनका कार्यक्रम है। 4 बजे वो यहाँ पे स्पीच देंगे। जो एमएलएज हैं, न सिर्फ जो सिटिंग एमएलएज हैं बल्कि जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव नहीं जीत पाए, उनको भी वो भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और ऑफिस बेयर्स हैं, पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन तो कल से ही हैं, सुनील शर्मा, प्रेसिडेंट सत शर्मा, वो भी कल से हैं। तो कल बीएल संतोष जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डायरेक्शन दी लेजिस्लेटर्स को कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच रखें असेंबली के सेशन के दौरान, क्योंकि बीजेपी एक बड़े मैंडेट के साथ आई है। इस पर मैं ज्यादा बात करूंगा। विक्रम सिंह रंधावा है, बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए हैं यहाँ जम्मू से, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये जो ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग वर्कशॉप जिसको हम कहेंगे, इस वर्कशॉप से कितना फायदा आपको मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति जमीनी स्तर पर ओरिएंटेड रहती है। हम ग्रास रूट पे जाकर हमारा चुना हुआ नुमाइंदा वो कैसे काम करे, चाहे वो पार्षद है, विधायक है, सांसद है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से संगठनात्मक शैली पे काम करना और समाज ने जो जिम्मेवारी हमें चुन के आने के बाद दी है उसका कैसे निर्वाह करना, वो रहता है। वो कल सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग सत्र में अलग अलग विषयों पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हमें बड़ी विस्तृत जानकारी मिली है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत ऊर्जा इससे मिलती है। और आगे आने वाले दिनों में हमने किस तरीके से जो विधायक के नाते जिम्मेवारी हमें मिली है उनका निर्वाह करना और एक अच्छा चैनलाइज तरीके से काम जो है वो करेंगे। आपने कहा कल बीएल संतोष भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी है। उन्होंने ये कहा कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए। आप करने क्या वाले हैं, मतलब असेंबली सेशन के दौरान आपका अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और हमें जो मैंडेट है वो अपोजिशन का है। सरकार के जो मंसूबे थे, सरकार का जो एक मैंडेट था, सरकार जो मैनिफेस्टो में लेके आई थी, वो 5 महीनों में लागू हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या क्या कमी रहेगी। अपोजिशन के नाते तो हम उसकी डिमांड करेंगे। अलबत्ता ये बजट सेशन है, बजट में दोनों पहलुओं को हमें देखना पड़ेगा। 2 खित्ते हैं, जम्मू है, कश्मीर है। क्या बैलेंस सरकार ने बनाया है कि नहीं बनाया है, कहीं जम्मू को इग्नोर तो नहीं किया गया है। इन चीज़ों पर हमें एक पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। अलबत्ता ये यूटी का पहला बजट सेशन है। मुख्यमंत्री महोदय ने यूटी के मुख्यमंत्री के नाते पहली बार बजट को पेश करना है। हम तो इसको वेलकम करेंगे, लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि किसी भी एंगल पे जम्मू को नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। मतलब आप हम ये माने कि जम्मू के हितों की बात जो है स्ट्रांगली आप करेंगे। और इस सिलसिले में अगर कोई अटेम्प्ट होता है, जैसे आपको लगता है कि धारा 370 पर कोई अगर बात होती है उसकी रेस्टोरेशन, तो आपका कड़ा मुकाबला होगा? देखिए, वो तो कुदरती बात है,
उनको पता है नामुमकिन चीज़ है, उसके ऊपर चर्चा और इस सदन में तो हम करने नहीं देंगे। इन्होंने पहले भी एक बेबुनियाद सा प्रयास किया था और मुंह की खानी पड़ी इनको। लेकिन ये ज़रूरत है कि अब मुझे लगता है कि सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि हम उस पहलू को ना छुएं तो अच्छा रहेगा। सरकार चलानी है, केंद्र मजबूत है, केंद्र जम्मू कश्मीर को विकासशील जम्मू बनाना चाहता है। केंद्र जम्मू कश्मीर के अंदर एक टूरिज्म का बहुत बड़ा रूट मैप लेके आया हुआ है। यहाँ टूरिस्ट का ध्यान पूरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ से है। तो फिर हम इस बेबुनियाद इशू को बार बार सदन में लाकर पूरे देश और दुनिया के अंदर क्या बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हम सरकार में हैं, हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम में आए। तो इनकी नीयत स्पष्ट हो जाएगी अगर ये ऐसा बुनियाद करते हैं तो। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। आज का जो सेशन होने वाला है, जो जिसमें नड्डा साहब आएंगे, उसका कितना फायदा आपको मिलने वाला है? देखिए, आज आखिरी सत्र में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। ये हम सबका सौभाग्य है और ये मुझे लगता है कि ऊर्जा से भरा हुआ वो सत्र रहने वाला है और एक अच्छा रोड मैप ट्रैक वर्किंग के लिए, काम के लिए, संगठन का भी है। अभी भी जो 2-3 सत्र हुए हैं उसमें बहुत अच्छी पद्धति पे कार्य करने का तरीका बताया गया है। हालांकि हम सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने स्वयंसेवक हैं, हम ऑलरेडी उसी चैनल पे काम कर रहे हैं। लेकिन नया कुछ ना कुछ जीवन में सीखने का एक हमेशा मकसद रहता है। सीखने के लिए ज़िंदगी हमेशा कम रहती है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आखिरी सत्र में रहना हम सभी जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा वाहन रहने वाला है। तो देखिए विशाल, इनसे जो बात हुई और जो माना जा रहा है जेपी नड्डा जब तमाम मेंबर असेंबली से मिलेंगे लगभग कितना वक्त लग सकता है? चूंकि अभी आपने बताया वो कटरा के लिए निकल चुके हैं, वो पहले माता वैष्णो देवी के दर पे जाएंगे। उसके बाद क्या आज ही मीटिंग हो जाएगी मेंबर असेंबली से या फिर वो कल पे टल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कल का कोई प्रोग्राम नहीं। आज ही 4 बजे, मैं फिर दोहरा दूं, 4 बजे यहाँ पे वो 3:30 पौने 5 4 बजे यहाँ पहुँचेंगे। 4 बजे वो यहाँ पे स्पीच देंगे, अपनी एक जो स्पीच देंगे, मार्गदर्शन देंगे, बेसिकली मार्गदर्शन देंगे कि असेंबली सेशन के दौरान पार्टी के विधायक किस तरह से आचरण करें, क्या क्या इश्यूज उठाएं। 4 बजे प्रोग्राम है और उसके बाद शाम को वो यहाँ से निकल जाएंगे। उनके साथ तरुण चुग और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन 4 बजे की जो यहाँ पे स्पीच उनकी होगी उस पर सबकी नजरें रहेंगी। और जिस तरह से विक्रम सिंह रंधावा भी कह रहे थे कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी के जो काम है, पार्टी के जो संस्कार हैं, या हम कहेंगे स्टैंड है इश्यूज पर, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेशन फर्स्ट के बारे में वो कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन आता है कि जिसको नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ माना जाए तो पार्टी के लोग उठेंगे। लेकिन डेवलपमेंट का जो इशू है, नैरेटिव है, उसको भी पूरी तरह से हाईलाइट करेंगे। और जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट का है, बिजली, पानी, सड़क का है, उस पर ये बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो नजरिया है, पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स को बोला गया है कि वो प्रोएक्टिव इश्यूज पे, और खासकर जम्मू के इंटरेस्ट की बात करें, जम्मू में पार्टी ने 28-29 सीटें जीती हैं और जम्मू के इंटरेस्ट को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा यहाँ से निकल के आया है लगातार कल सुबह से। और देखिए विशाल, इसको आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कल मीटिंग करने वाली है, 1-2 घंटे मीटिंग होगी। बिल्कुल, कांग्रेस की कल मीटिंग होने वाली है 1-2 घंटे। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल 24 घंटे नहीं 48 घंटे इस पर दिए हैं। और देखिए कल सुबह से जो मंथन चल रहा है वो आज शाम तक चलता रहेगा। इसका मतलब है कि बीजेपी कितना सीरियसली लेती है आगे के असेंबली सेशन को, जो बजट सेशन होने वाला है। तो विशाल, एक बीजेपी का नजरिया ये है कि बीजेपी जम्मू से जीती है, जम्मू के नजरिया, जम्मू के लोगों के एस्पिरेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और कोई भी ऐसा आइटम नहीं इसको कामयाब होने देगा जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जम्मू के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ है, प्रोएक्टिव अप्रोच इनको कहा गया है कि रखने के लिए। और जेपी नड्डा अब क्या बोलते हैं अपने कंक्लूडिंग स्पीच में, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बीजेपी अपनी तरह से तैयारी कर बैठी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर। तो जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, वो कटरा के लिए निकल चुके हैं, वहां माता वैष्णो देवी के मंदिर वो जाएंगे और उसके बाद आज 4 बजे का समय है, जैसा समीर ने भी बताया, जब वो मेंबर असेंबली से मिलेंगे, तमाम मेंबर असेंबली से जो नामुंतखब है और जो नहीं भी जीत पाए उनसे भी मुलाकात करेंगे, जैसा अभी समीर बता रहे थे। जाहिर है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, यानी एक लाइन में कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि हम भी हैं जोश में। देखना होगा बजट सेशन में किस तरह के हालात बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। सोनावारी के हाजन के वार्ड नंबर 13 में पीने के पानी और बिजली के बहरान का सामना है। इलाके में लैंडस्लाइड के वाक़े के बाद पिछली कई दिनों से यहां के लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है।
मकामी लोगों की शिकायत है कि पानी की अदम दस्तयाबी के सबब इन्हें दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इस पर से बीजेपी की अदम दस्तयाबी ने इनकी मुश्किलात मजीद जो बिजली वहां पर बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कह लें कि बिल्कुल कट ऑफ है या बहुत कम हो गई, तो बिजली की अदम दस्तयाबी को कई पार्टियों ने उठाया भी है। इनकी मुश्किलात में इससे मजीद इजाफा हुआ है कि रमजान मुबारक की आमद है। ऐसे में मकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया ने इस मामले में बर वक्त कार्रवाई नहीं की तो उन्हें हालात जो है मजीद उनके लिए बिगड़ सकते हैं। गई आज 5 दो पावर टोटल आसनस दोस 50 रपी खसान अवसतन फीस, मगर अत पूछताछ ग कि तन दोप कस लागो काल पे सुबह तान गर खालान प्रंक पावर गर बात लागान टोटल कहीं लगान टोटल 3 जरीबन लागन कस सिर्फ 3 जरीबन। अगर कस दान तत पे सहूलियत, मगर वनस जबरदस्त नुकसान गसान क्या सड़क तच बिल्कुल वनस पत्थर तमित यमो पुछान कहें अफसर न दिवान बिजली यह आब न मानान योर यून सिर्फ ग मेन बाजस, मगर माल वनस दरफदर सोरी वनस बस्ती मज आब तोतमुत। हाँ सोन गुजारिश दिन पावर बे दिन आब बे कर यह जबरदस्त मुश्किल वत पकनस तमकिस मुश्किल बेमारदारी बाशन महराजुद्दीन अहमद मे हर कह जाना वनकस आफत पे आफत गो आव सड़क हूं आफत बे गो यह नारुक वारदात वो नारुक वारदात कर गाम किस कह, मगर वनकस यपर यह सड़क हूं मसल अपर मेन वाटर पाइप पकान सह गई दसित। मेहरबानी कर डिपार्टमेंटस गवर्नमेंटस डी सी कर मेहरबानी यह रमजान इन वोल गोस वागुजार गसन यह खास कर वाटर मसल बे रोड पावर मसल बे गोस रोडस गसन यह बंड अक किस्मुक बंड यह सड़क यह बंड अगर अथे कह रूद यह आब इन वोल यह नी सर सनवार वड़ाई। मेहरबानी कर डी सी बारामूला गुजारिश करान अत पे करो गौर फोस हाजनस पे खास कर हाजनस पे। तो आपने सुना, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों को इस बात की फिक्र सता रही है कि माह रमजान शुरू ही होने वाला है। ऐसे में अगर बिजली की सप्लाई इसी तरह मुतासिर रही तो इनके लिए परेशानियां बहुत बढ़ जाने वाली हैं। आप सुन रहे थे सोनावारी के लोगों को। सोनावारी के हाजन के वार्ड नंबर 13 में पीने के पानी और बिजली के बहरान का सामना है लोगों को। अब अंदाजा कीजिए कि जाहिर है कि माह रमज़ान जो तकरीबन 1 महीने पर मुश्तमिल है, ऐसे में इनके लिए अगर जब बिजली की सप्लाई मुतासिर रहेगी, पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ने वाली है। इलाके में लैंडस्लाइड के वाक़े के बाद पिछले कई दिनों से यहाँ के लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं हो पा रहा है। मकामी लोगों की शिकायत है कि पानी की अदम दस्तयाबी के सबब इन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। इस पर से बिजली की अदम दस्तयाबी, यानी बिजली का भी ना होना, बिजली की सप्लाई का मुनक़ता होना, बिजली की सप्लाई जो है वो बंद हो गई है, इससे इनकी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इसीलिए ये कह रहे हैं, ये सरकारी नुमाइंदों से, सरकार से ये बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों मुश्किलात का हल ढूंढा जाए। जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई को जो है वो मौसर बनाया जाए और उसे यकीनी बनाया जाए ताकि बिजली की सप्लाई इनके घरों तक हो सके। और साथ ही साथ जो पीने के पानी की समस्या इनके लिए आ खड़ी हुई है, वो पीने के पानी भी इन्हें दस्तयाब हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। बाकी फीड। श्रीनगर में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी के बीच लाल चौक में पर्यटकों ने की मस्ती। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंदोह भलेसा पर्वत पर छाई बर्फ की चादर, कई रास्ते जाम। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे से हटाई जा रही बर्फ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही मीटिंग की है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही मीटिंग की है। रमजान की तैयारियों का जायजा लिया। अफसरान को बेरोक टोक सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की है। अवाम के मसाइल को जल्द से जल्द निपटाने की, उनके मसाइल को हल करने की हिदायत दी है। माह रमजान का कल से आगाज होगा। कल से लोग रोज़ा रहेंगे और इसलिए चीफ मिनिस्टर ने
इस बारे में एक आला सतही इजलास तलब किया था। उस आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर ने तमाम अफसरान को हिदायत दी है कि वो तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाएं, लोगों तक सहूलियात पहुंचे इस बात को यकीनी बनाएं, खासतौर से दूर दराज के इलाकों में और उन इलाकों में जहां बर्फबारी का बहुत ज़्यादा असर है वहां पर सहूलियात को बहम पहुंचाएं, चाहे वो पीने के पानी की सहूलत हो या बिजली सप्लाई का मामला हो। हर हाल में इसे यकीनी बनाया जाए, जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए और किसी भी तरह से कोई रुकावट इस सहूलियात पे दरपेश ना आए। इसको लेकर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग की है। आवाम के मसाइल को जल्द हल करने की अफसरान को हिदायत दी है। माह रमजान का कल से आगाज हो रहा है। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुदस्सिर, कितनी अहम रही ये मीटिंग? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि कल से जो मुकद्दस माह है, माह रमजान, तो उसका आगाज होने वाला है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक हंगामी और काफी अहम मीटिंग जो है वो श्रीनगर में तलब की और जिसमें जो है एक वर्चुअल या फिर जो प्रैक्टिकल मोड पे भी उसमें अफसरान ने शिरकत की और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी या फिर जो डीसीज हैं तमाम अजला के, तो उन्होंने शिरकत की। तो उनको ये हिदायत दी गई, 3 चीजों पर खास तौर पर जोर दिया गया। सबसे पहले जो सरफरेस्ट एजेंडा रहा वो बिजली का रहा, क्योंकि जिस तरह से एक पास्ट का एक्सपीरियंस है तो माह रमजान में बिजली के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो उस हवाले से साफ तौर पर ये हिदायत दी गई कि अगर कटेलमेंट्स होंगी तो वो शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी और खास तौर पर अगर कटेलमेंट्स लाजमी बनती है तो वो दिन के औकात में की जाए, जिसका साफ तौर पर यह मतलब हुआ कि इफ्तारी और सहरी के औकात में किसी भी किस्म की कटेलमेंट जो है उससे गुरेज किया जाए। और इस सिलसिले में ये हिदायत दी गई वज़ीर आला की तरफ से जो KPDCL या फिर JPDCL के जो MDs हैं उनको ये हिदायत दी गई कि वो इस पर स्ट्रेस करे, एक जामे रोड प्लान जो है वो मुरतब करे ताकि सहरी और इफ्तारी के वक्त लोगों को बिजली के हवाले से किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ जिस तरह से देखा जा रहा है अशिया खुर्दनी यानी कि एडिबल्स जो है वो लोगों को मुहैया किए जाए और माकूल सप्लाई जो है राशन की या फिर जो दीगर एशिया है तो उनकी यकीनी बनाने के लिए खासकर कंडी इलाकों में तो उस पर भी जोर दिया गया और मार्केट्स में जो ग्राम फरोशी वगैरह होती है तो उस पर भी विजिल रखने की जो है वो हिदायत दी गई। और इसके साथ साथ जिस तरह से ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी हुआ करती थी तो अक्सर माह रमजान में देखा जा रहा था कि लोगों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात हुआ करती थी। तो इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि कुदरती तौर पर वो शुक्रगुजार है कि जो हालिया बारिशें हुई और बर्फबारी हुई तो इससे काफी हद तक जो ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी है उससे निपटा जा सकेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इसके अलावा जो जल शक्ति महकमे के अफसरान थे या DC जो थे उनको ये हिदायत दी कि पानी के हवाले से जो पीने के पानी की सप्लाई है उसको माकूल तौर पर फराहम किया जाए लोगों को। और तीसरा जो है वो ट्रांसपोर्ट और जो क्लीनलीनेस ड्राइव्स है उनको चलाने की हिदायत दी गई। और ये कहा गया खासकर जो खानकाहें या मसाजिद है या ऐसे एरियाज जहाँ पर जो अकीदतमंद आते हैं, ज़ियारतगाहें हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो है सफाई सुथराई का खासा इंतजाम रखा जाए। और ट्रांसपोर्ट जिस तरह से दरगाह हजरत बल की अगर हम बात करेंगे या बाकी जो श्राइन्स है तो वहां तक ट्रांसपोर्ट की रसाई जो है अकीदतमंद या फिर जो लोग जाएंगे नमाजों के लिए तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी माकूल इंतजाम रखे जाए। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग जो है काफी सूदमंद साबित हो सकती है अगर जिस तरह से वज़ीर आला ने हिदायत दी है अगर उस पर जो अफसरान है अमल पैरा हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर लोगों को एक राहत जो है वो फराहम की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अफसरान के साथ एक हंगामी मीटिंग की और इस हंगामी मीटिंग में उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि लोगों तक तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाई जाएं, इसमें कहीं कोई रोक टोक ना हो। चूंकि रमजान का आगाज बस हुआ ही चाहता है, ऐसे में लोगों को ना पीने के पानी की दिक्कत हो और ना ही इफ्तारी के वक्त और खासतौर से वक्त सहर बिजली कटलमेंट ना हो, इसको यकीनी बनाया जाए। और साल 2025-26 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को पेश होगा। उससे पहले सभी वर्गों के लिए लोगों को इस बजट में खासी उम्मीदें हैं। इनमें एक सेक्टर है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जिसे हमेशा बजट से कई तरह की उम्मीदें रहती हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर का बजट इस बार काफी अहम होने वाला है क्योंकि अब ट्रेन सीधे दिल्ली से कश्मीर घाटी तक पहुंचेगी। इसलिए जरूरत है कि जम्मू को सबसे पहले इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए और जितने भी यहां लंबित प्रोजेक्ट हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ छोटे दुकानदारों को भी सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए।
देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे ऑफिस में आकर के भी एक चिंता जाहिर की थी कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू स्पेशली, जिस तरह से ट्रेन जो है वो कश्मीर में जा रही है और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जम्मू में फुटफॉल बढ़ाना ये उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और उनका यही कहना था कि अगर 1 करोड़ लोग जो हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं तो उसमें से अगर हम लोग 25% भी लोग जो हैं वो जम्मू में यहाँ पर डाइवर्ट कर सकें, यहाँ पर लोग आएं, यहाँ पर रुकें, स्टे करें, तो इससे हमारी होटल इंडस्ट्री भी सर्वाइव करेगी और टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी ग्रो करेगा। यहाँ तक मैं उम्मीद लेकर के जरूर उनसे उम्मीद चाहूँगा कि एक तो हमारे जो एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, कोई 20 साल से चल रहा है, कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 8 साल से चल रहा है, इमीडिएटली उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। ताकि देखिए लोग कहाँ आएंगे, जम्मू में ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ पर लोग आकर के और यहाँ पर थोड़ा जिस तरह से स्टे कर सकेंगे, उनको दिखाना पड़ेगी वो चीज़ें कि भाई ये हमारे जो हैं ये प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर आइए, रुकिए, इसको एंजॉय करिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। दूसरा ये है कि देखिए यहाँ तक उन्होंने खुद कहा है, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि यहाँ ज़रूरत है। आज देखिए यहाँ पर जो एक वाटर राफ्टिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है, जो बड़ी देर से क्यों ये महसूस नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। जिस तरह से देखिए हिली एरिया जो हैं हमारे जम्मू और कश्मीर, जम्मू के स्पेशली मैं ये कहूँगा, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। पत्नी टॉप में आज लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो उनको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर वो अच्छा खाना जो है वो मिल सके। बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चे जा कर के एंजॉय कर सकें। और उसी की वजह से अगर हमारे जम्मू की फैमिलीज भी जाती हैं, वो 1 आध दिन में वापस आने की बात करती हैं। जो बाहर से आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका भी यही होगा कि हम लोग वहाँ पर जाएं और वापस आ जाएं। क्योंकि ऐसे में आपने अभी टूरिज्म की बात की और आपने ये बात की कि किस तरह से जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट किया जाए ताकि जम्मू को भी एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनका आप क्या चाहेंगे उनके लिए? देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर जम्मू की इकॉनमी को अगर हम देखें, अगर उसमें देखें तो 75% जो है वो एक छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्हीं का एक कंट्रीब्यूशन है। और आज गवर्नमेंट के पास जॉब तो है नहीं, तो अल्टीमेटली उन्हीं पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। लेकिन जिस तरह से अब एक फ्लो सा जो है, जिस तरह बड़े बड़े माल जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, हम अभी की डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि क्या हम लोग जो हैं केवल और केवल माल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं कहीं वो उसकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे लोग दे रहे हैं। देखिए 100 दुकानें होंगी, उसकी जगह पर 1 माल बनेगा, 100 दुकानों में 1000 एम्प्लॉय होंगे, और जो माल बनेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 एम्प्लॉय होंगे। तो मुझे लगता है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट को अपनी नज़र रखनी चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर हो तो इस तरह के मॉल जो हैं वहाँ पर आ सकते हैं।